राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तर गोल, दक्षिण गोल, भचक्र, राशि, नक्षत्र, नक्षत्र के चरण, ये सब क्या है? इन सबको समझना ज्योतिषी के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। ज्योतिषी का तात्पर्य केवल देशांतर, वेलांतर, इष्टकाल, सारणी से लग्न, 12 खाना, उसमें ग्रह बैठाना, दशा बनाना भयात भोग से, और थोड़ा सा फलादेश, ये कार्य नहीं है। और इतना कार्य जो करते हो वो ज्योतिषी नहीं है। मात्र इतना कार्य करने वाले, यदि इतना कार्य आप करते हो तो आप ज्योतिषी नहीं है, ये आप स्वयं समझ लें। ज्योतिषी का तात्पर्य इतना कार्य करना नहीं होता है। ज्योतिषी को सब चीज़ का, इन सभी विषयों का गहन ज्ञान होना चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। भले ही सभी ज्योतिषी पंचांग निर्माण न कर सकें, पंचांग निर्माण न कर सकें, उतनी गणित न जाने, लेकिन इसका ज्ञान हो कि राशि क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, क्या मान है, लग्न क्या है, याम्यायन, सौम्यायन, गोल, उत्तरी गोल, दक्षिण, सब क्या है, इसको समझना आवश्यक है। तिथि कैसे बनता है, योग कैसे बनता है, करण कैसे करण है, तिथि है, लेकिन बना कैसे, किस आधार से, सब कुछ जानना ज्योतिषी के लिए आवश्यक है। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यथासंभव मित्रों के साथ साझा भी कीजिए। आइए चर्चा पर आते हैं। कुंडली बनाना समझेंगे। कुंडली को समझने से पहले हमको राशियों को समझना आवश्यक है, नक्षत्रों को समझना आवश्यक है, नक्षत्र के चरणों, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, चरणों को समझना आवश्यक है। और इसी समझने के क्रम में बहुत लोगों को जो पंचांग देखने की विधि, पंचांग देखने की विधि, तो यदि आप धीरे सभी वीडियो को, सभी चर्चाओं को गंभीरता से समझें, समझने का प्रयास करें, तो पंचांग देखने की विधि भी आपको समझ में आने लगेगी। किसी एक वीडियो में कोई, या किसी एक आलेख में कोई पंचांग देखना नहीं सिखा सकता है जब तक अन्य विषयों का ज्ञान ना हो, अन्य बिंदुओं को ना जाने, अन्य तथ्यों को ना जाने, तब तक तिथि को जानते ही नहीं है तो तिथि के बारे में वहाँ पर दंड पल दिया हुआ है, क्या समझेंगे। नक्षत्र के बारे में जानते ही नहीं है, कितने नक्षत्र कब कौन, योग के बारे में जानते ही नहीं है तो पंचांग देखना क्या सीखेंगे, नहीं सीख सकते। तो एक वीडियो में, एक आलेख में ये चर्चा नहीं हो सकती है। और पंचांग देखना जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी सभी वीडियो महत्वपूर्ण होते हैं। धीरे धीरे आपको पंचांग देखने की विधि संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि होगी। एक प्रश्न होता है, अश्विनी ही पहला प्रथम नक्षत्र क्यों? अश्विनी ही प्रथम नक्षत्र क्यों? मेष राशि ही प्रथम राशि क्यों? ये तो काल्पनिक है। 360 डिग्री पृथ्वी के चारों ओर है, जिसको 12 भागों में बांट दिया, सभी एक राशि हो गई। 30-30 अंश के 12 भागों में इस पृथ्वी के चारों ओर वाले आकाश को बांट दिया, 30-30 अंश में बांट दिया, सबको एक एक राशि नाम दे दिया, 27 भागों में बांट दिया, तो 13 अंश 20 कला एक एक भाग हुआ, और उसको नक्षत्र कह दिया। 108 भागों में बांट दिया, एक भाग 3 अंश 20 कला का हुआ, उसको नक्षत्र का एक चरण कहा। वो नक्षत्र का एक चरण होता है। तो
इसमें पहला कौन है, कैसे, कहीं से मान लिया, कहीं से भी किसी को पहला मान लिया, जिसको पहला मान लिया उसको अश्विनी कह दिया, जिसको प्रथम मान लिया उसको मेष कह दिया। क्या ऐसा है, या इसके पीछे भी कारण है? इसके पीछे भी कारण है, ऐसे ही नहीं मान लिया। अब वर्तमान में कुछ लोग इसके लिए भी विवाद करने लगे हैं कि माघ ही प्रथम माह है और चैत्र प्रथम माह नहीं होता है, प्रथम माह माघ होती है। माघ से ही सभी पंचांग बनने चाहिए, माघ से ही वर्ष गणना होनी चाहिए, ऐसा कुछ लोग करने लगे हैं। मतलब उनके कहने का तात्पर्य है कि अश्विनी प्रथम नक्षत्र काल्पनिक है, इसका कोई आधार नहीं है। मेष प्रथम राशि काल्पनिक है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन यह निराधार नहीं है, इसका आधार है और यह आधार से ही है। हाँ, इतना अवश्य है कि पंचांगों में जो आपको सौम्यायन, याम्यायन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन या उत्तरी गोल दक्षिणी गोल अंकित रहता है पारंपरिक पंचांगों में, वो निरयन होता है। और नए नए पंचांगों में जो लिखा जाता है वो सायन होता है, अर्थात जैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी, ये निरयन है। पंचांगों में आपको 14 जनवरी या 15 जनवरी मिलेगा, ये निरयन है। और सूर्य का वास्तव में सूर्य सौम्यायन वास्तव में 22 दिसंबर को ही, 22, 23 या 21 भी दिसंबर को ही हो जाते हैं। 24 अंश जो है अयनांश बढ़ गया है। अब 14 जनवरी है तो इससे 24 दिन पहले ही या 24 दिन बाद, दोनों विधान से जा सकता है। 24 दिन पहले, 24 दिन पश्चात, यहाँ से यदि 24 दिन पहले जाते हैं तो 21 दिसंबर आता है। यहाँ से 24 दिन पहले जाते हैं, 14 जनवरी से 24 दिन पहले, तो कौन सी तारीख आई होगी, कौन सा दिनांक होगा? 21 दिसंबर। ये अयनांश के कारण है। तो सायन संक्रांति वहाँ पर होती है। पंचांगों में निरयन ही अंकित किया जाता है और ये सायन को कहा गया है कि सायन संक्रांति में भी निरयन संक्रांति के पुण्य काल की भांति ही पुण्य होगा। सायन को निरयन के समकक्ष कहा गया है। सायन का पुण्य काल होगा, निरयन का नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। सायन का पुण्य काल होगा, निरयन का नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों में नहीं कहा गया। शास्त्रों में कहा गया है कि सायन संक्रांतियों का पुण्य में भी निरयन की भांति ही पुण्य काल होगा, उसमें भी स्नान दान आदि किया जा सकता है। कैसा होगा? तो निरयन की भांति होगा, अर्थात यहाँ पर निरयन ही प्रमुख हो जाता है। व्रत पर्वादि, मास निर्धारण इत्यादि के लिए निरयन सूर्य ही ग्राह्य है। इसी के आधार पर पंचांग निर्माण होता है। तो मेष और तुला, मेष से 180 डिग्री 180 अंश दूर तुला है, ये गोलाई में है, ये राशि चक्र है गोल पृथ्वी के चारों ओर। तो मेष यदि यहाँ है तो तुला यहाँ है, ये आमने सामने, दोनों आमने सामने है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, पंचांगों में आपको मिलता है सौम्यायन और याम्यायन, सौम्यायन और याम्यायन। सौम्यायन को उत्तरायण भी कहा जाता है या उत्तरायण को सौम्यायन भी कहा जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण होते हैं, वास्तव में सायन में ही हो जाते हैं, लेकिन पंचांगों में आपको
मुहूर्त पर्व इत्यादि व्रत आदि के लिए निर्यन ही दिया जाता है, निर्यन ही ग्रहण भी किया जाता है। सायन होते हैं लेकिन ग्रहण व्रत पर्व मुहूर्त आदि के लिए निर्यन का होता है, गणना के लिए सायन का ग्रहण होता है, गणना है। तो मकर राशि से क्या हुआ कि मकर राशि से मकर संक्रांति से सूर्य वहां तक सूर्य दक्षिण की दिशा में थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए दिख रहे थे। उससे कुछ दिन पहले देखेंगे तो पूर्व में जहां पर सूर्य उदय होता है उससे थोड़ा दक्षिण, अगले दिन फिर थोड़ा दक्षिण, अगले दिन फिर थोड़ा दक्षिण, और मकर संक्रांति तक दक्षिण होते हुए दिखते हैं। वहां तक दक्षिणायन था, याम्यायन। और मकर संक्रांति के पास जहाँ के दिन सूर्य जहाँ पर थे, जहाँ पर उदय सूर्य का हुआ, अगले दिन वहाँ से थोड़ा थोड़ा उत्तर दिखने लगेंगे, खिसकते हुए दिखेंगे। और 6 महीने बाद उससे बहुत ही दूर, यदि यहाँ पर दिख रहे थे मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण हुए, और 6 महीने बाद कर्क संक्रांति के दिन सूर्य यहाँ पर दिखेंगे, इस तरफ। यदि यहाँ दिख रहे थे तो यहाँ दिखेंगे। ये इतना अंतर हो गया, इसको दक्षिण मान लेते हैं, इसको उत्तर मान लेते हैं। तो दक्षिण से उत्तर जब तक खिसकते हुए दिखे, ये था उत्तरायण। मकर और कर्क यहाँ से यहाँ दिखे तो मकर से कर्क तक दिखे, ये उत्तरायण हो गया। अब कर्क के पास जब जाएंगे, कर्क संक्रांति जब होगी, तो यहाँ से उत्तर आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से उत्तर बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, यहाँ से फिर वापस इधर खिसकने लगेंगे कर्क की ओर, दक्षिण की ओर, और ये होता है दक्षिणायन। इधर से इधर जब खिसकने लगते हैं तो होता है दक्षिणायन। ये उत्तरायण और दक्षिणायन समझ में आ गया। उत्तरायण को ही सौम्यायन भी कहते हैं और दक्षिणायन को याम्यायन भी कहते हैं। अब गोल को समझते हैं, इसी में और करीब ही इसमें जुड़ती जाएगी। और शेष चर्चा आज नहीं करेंगे, वो अगले वीडियो में भी करेंगे। ये नहीं कि एक ही दिन में सभी चर्चाएं कर लें। अब पंचांगों में आपको एक और गोल, उत्तरी गोल, दक्षिणी गोल, ये भी लिखा हुआ मिलता है। अभी पंचांगों की ही बात कर रहा हूँ। पंचांगों में आपको उपशीर्षक जिसको कहते हैं, शीर्षक में तो मास, वर्ष, मास, पक्ष और पक्ष का नाम रहता है। उपशीर्षक में आपको गोलार्ध, अयन इत्यादि भी मिलता है। तो अयन समझ गए, 2 अयन मिलता है, सौम्यायन और याम्यायन। अब गोल पर आते हैं। गोल भी 2 मिलता है, उत्तर गोल, दक्षिणी गोल, या सौम्य गोल, याम्य गोल। अब ये क्या है, इसको समझने का कभी प्रयास किया है? इसी में मेष ही पहली राशि क्यों, अश्विनी ही प्रथम नक्षत्र क्यों, इसी से स्पष्ट हो जाएगा, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। पृथ्वी मान लेते हैं, ये गोलाकार है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं, थोड़ी 23 अंश 26 कला झुकी हुई भी है अपने अक्ष पर, दूरी पर। पृथ्वी के इस मध्य में एक रेखा है जिसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। जानते हैं सभी लोग, भूमध्य रेखा के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये भूमध्य रेखा कहाँ है? ये पृथ्वी, भूमध्य रेखा का तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी के मध्य में जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। अर्थात पृथ्वी को जो 2 भागों में बांट रही हो, जहां से पृथ्वी के 2 भाग होते हैं वो भूमध्य रेखा है। ये कौन सा भाग? तो ये उत्तर और दक्षिण के 2 भागों को बांटने वाली रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बांटती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? पृथ्वी गोल है, इसको 2 भागों में बांट दिया,
तो एक गोलार्ध ये हो गया, दूसरा गोलार्ध ये हो गया। अब मान लेते हैं ये गोल है, गोल ऊपरी, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है? ये बीच में विषुवत रेखा मान लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, बीच में विषुवत रेखा। तो क्या हुआ, दोनों दो गोलार्ध हो गया। यदि पृथ्वी को दो भाग में बांटेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी गोल है और दो भागों में बांटा तो गोल का आधा होगा गोलार्ध, गोल का आधा गोलार्ध। कहाँ से गोलार्ध, भूमध्य रेखा से गोलार्ध। गोलार्ध कहाँ से होगा, मध्य से होगा। मध्य कहाँ, तो दोनों अक्ष, धुरी, जिस धुरी पर पृथ्वी घूम रही है उसके मध्य में, उसके आधार पर, वहाँ से दोनों पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की दूरी 90-90 डिग्री होगी। यदि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो यह भी 90 डिग्री होगा। दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। ये 180 डिग्री का गोल एक गोल होगा, 180 डिग्री का दूसरा गोल होगा, गोलार्ध। तो ये हुआ गोलार्ध। कि उत्तरी गोलार्ध का क्या तात्पर्य है, दक्षिणी गोलार्ध का क्या तात्पर्य है। उत्तरी पृथ्वी का भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग, और ये उत्तरी गोलार्ध हुआ। भूमध्य रेखा से दक्षिणी भाग, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। पंचांगों में जो रहता है उसका क्या तात्पर्य है। उत्तरायण और दक्षिणायन तो समझ गए। भूमध्य रेखा को इस उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य प्रतिदिन इधर या इधर होते हुए रहते हैं और एक वर्ष में एक चक्र पूर्ण करते हैं। एक वर्ष में एक बार इधर से इधर जाकर यहाँ आ जाते हैं, अथवा यहाँ से यहाँ आकर फिर यहाँ चले आते हैं, एक वर्ष लगता है, इसी को वर्ष कहते हैं। या यदि भूमध्य रेखा को माने तो भूमध्य रेखा के उस बिंदु पर जहाँ पर एक दिन काटते हैं, उससे 180, जिसको काट कर यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं भूमध्य रेखा, ठीक। ये मकर, ये कर्क, ये मकर, ये कर्क, और ये इसको मान लेते हैं भूमध्य। उत्तर भाग, दक्षिण भाग, यहाँ से उत्तरायण हुए, यहाँ से दक्षिणायन हुए, और यहाँ पर है भूमध्य रेखा। तो यहाँ से यहाँ तब जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब भूमध्य रेखा को पार करेंगे, भूमध्य रेखा को पार करेंगे। दक्षिणा जिस समय उत्तरायण हुए थे उस समय दक्षिण गोल में थे, और भूमध्य रेखा को जब पार कर जाएंगे उत्तर की ओर खिसकते हुए तो उत्तर गोल में हो जाएंगे। तो क्या होगा, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो जाएंगे। फिर उत्तर से दक्षिणायन होने के बाद दक्षिण की ओर आते आते जिस दिन यहाँ पर इसको पार करके, भूमध्य रेखा को पार करके मकर की ओर और बढ़ जाएंगे आगे, तो उस वहाँ से दक्षिणी गोल में फिर हो जाएंगे। ये गोल हो रहा है, गोलार्ध। तो इसी को गोलार्ध कहा जाता है। कि सूर्य भूमध्य रेखा के किस भाग में है, उत्तर भाग में है अथवा दक्षिण भाग में है। गोलार्ध का क्या तात्पर्य हुआ कि सूर्य पृथ्वी के जिस गोलार्ध में है वही वहाँ पर पंचांगों में उत्तर गोल या दक्षिण गोल, सौम्य गोल या याम्य गोल करके आपको बताया जाता है। उत्तर गोल कब होते हैं, उत्तर गोल अर्थात उत्तरी गोलार्ध में कब आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कब आते हैं। जैसे उत्तरायण कब होते हैं, तो मकर संक्रांति को होते हैं। दक्षिणायन कब होते हैं, तो कर्क संक्रांति को होते हैं। इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कब आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कब जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन जाते हैं और जिस बिंदु से उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं उसी बिंदु को 0 डिग्री माना गया। समझ लीजिए,
जिस बिंदु को सूर्य पार करते हुए उत्तरी गोलार्ध में चले आते हैं उसको 0 डिग्री माना गया। वहाँ से क्या हुआ, मेष अश्विनी प्रारंभ हो गई और एक वर्ष में घूमकर फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, एक वर्ष पूर्ण हो जाएगा। फिर जिस दिन इस 0 डिग्री पर आएंगे एक वर्ष पूर्ण हो जाएगा। प्रथम वर्ष राशि का प्रथम राशि मेष क्यों, समझे, 0 डिग्री क्यों, 0 डिग्री अंश क्यों। प्रथम नक्षत्र अश्विनी क्यों, प्रथम नक्षत्र अश्विनी क्यों, क्योंकि यहाँ से सूर्य एक गोल में प्रवेश कर रहे हैं। किस गोल में, तो उत्तर गोल में। मेष राशि, मेष संक्रांति जब होती है तो सूर्य उत्तर गोल हो जाते हैं, उत्तरी गोल में आ जाते हैं और यहाँ से वर्ष का आरंभ होता है। सौर वर्ष का आरंभ मेष संक्रांति से ही होता है। सौर वर्ष का आरंभ मेष संक्रांति से ही होता है। यहाँ से वर्ष का आरंभ हो गया। इससे 180 अंश पश्चात तुला संक्रांति के समय फिर सूर्य, मतलब क्या हुआ, इससे 180 डिग्री दूर हो गए हैं। जहाँ जिस बिंदु पर थे वहाँ से 180 डिग्री आगे बढ़ चुके हैं। 0 डिग्री से आरंभ किए 0 अंश से और 180 अंश आगे तुला संक्रांति में फिर सूर्य उत्तर गोल तक जो बढ़ते रहे, वहाँ से फिर दक्षिणायन हो गए कर्क संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर उत्तरायण हो गए और आगे बढ़ते रहे, फिर दक्षिणायन हो गए कर्क संक्रांति में जाकर, और कर्क संक्रांति में दक्षिणायन होने के बाद दक्षिण आते 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 तुला संक्रांति के दिन फिर इस भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में आ जाते हैं। तुला संक्रांति के दिन फिर क्या होता है, फिर सूर्य पृथ्वी के दक्षिणी भाग में आ जाते हैं, जिसको दक्षिण गोल पंचांगों में आपको लिखा हुआ मिलता है ऊपर उपशीर्षक में। ये मेष 0 अंश के ठीक सामने होता है, 180 अंश इसका मान होता है और उतना ही फिर चलने के बाद फिर मेष संक्रांति में धीरे धीरे उत्तर की ओर आते हुए मकर से मेष संक्रांति को फिर भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में आ जाते हैं। इसको गोल कहते हैं और यहीं से आरंभ होता है वर्ष का। वर्ष की गणना कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं तो बिंदु एक होनी चाहिए कि हाँ ये आधार बिंदु है, ये आधार बिंदु है। इसके लिए कहीं ना कहीं एक स्थान होना चाहिए। वैसे माघ से जो कह रहे हैं उनके लिए मकर का ही है, वो सौम्यायन और याम्यायन करके वर्ष बनाना चाहते हैं। सौम्यायन और याम्यायन करके, सौम्यायन से आरंभ हो याम और फिर अगला वर्ष भी सौम्यायन से ही आरंभ हो, अर्थात मकर संक्रांति से आरंभ हो। यदि आप इस प्रकार से चाहते हैं तो ये एक अन्य विषय है, पृथक विषय है। लेकिन सूर्य भूमध्य रेखा पर जिस दिन रहते हैं उस दिन से, और शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, ये शास्त्रों से है, शास्त्रों के विषय को आप इस प्रकार से तर्क कुतर्क करके परिवर्तित बदल नहीं सकते हैं। शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, मेष से ही राशि का आरंभ होता है, अश्विनी से ही नक्षत्र का आरंभ होता है। गणना के लिए आप माघ से ले सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अश्विनी ही प्रथम नक्षत्र क्यों है, मेष ही प्रथम राशि क्यों है, ये समझ में आ गया। सौम्यायन क्या है, उत्तरायण क्या है, सौम्य गोल क्या है, याम्य गोल क्या है, ये सभी बातें समझ में आ गई। और भी चर्चा करेंगे, आगे जाकर करते रहेंगे, राशि नक्षत्र को और समझेंगे अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे। अच्छा, सभी विषयों की जानकारी, ज्योतिष सीखने से संबंधित सभी चर्चा समझने के लिए आपको आलेख पढ़ने की आवश्यकता होती है। और
हमारी वेबसाइट पर आपको आलेख मिलते रहते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण आलेखों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे जाने पर। तो वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वेबसाइट पर जाकर और बहुत सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।